सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना का बहुत अधिक महत्व होता है और इससे पहले के वीडियो में हम प्राकल्पना का अर्थ और उसकी परिभाषा और एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषता क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्राकल्पना कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। समाजशास्त्र और समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य और तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। जैसे गुडे और हार्ट ने प्राकल्पनाओं को 3 भागों में बांटा है, अर्थात उन्होंने प्राकल्पना 3 प्रकार की बताई है। पहली, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं और विश्वासों पर आधारित होती है। जैसे कि सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार और पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। दूसरा प्रकार है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में एक सामान्य तथ्य या निष्कर्ष को पूर्व आधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों और पारिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होती है। जैसे बर्गेस ने अपने अध्ययन में ये प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर्संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसीलिए संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी इसे कहते हैं। ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या कृति आत्महत्या में कुछ संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। जैसे गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्याएं करते हैं। दुर्खिम के द्वारा अपने आत्महत्या के सिद्धांत में प्रयुक्त की गई ये प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती है। तीसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित या जुड़ी हुई होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। जैसे बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर या कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर या कारक को प्रभावित करता है। जैसे उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण और पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है।